Hello students, my name is Manju Saraswat and today we will study democratic politics. The chapter 3rd name is the constitutional design. So students, we will study this chapter into 4 videos. Democratic constitution in South Africa, why do we need a constitution, making of the Indian constitution and guiding values of the Indian constitution. So students, today we will study the topic democratic constitution in South Africa. So you must know about South Africa first of all. The country is located on the southern tip of Africa and has coastline on both the Atlantic and Indian Ocean as you are seeing. This country is known for rich natural resources. Students, we will study about the history of South Africa. एक टाइम ऐसा भी था यहाँ कि लोगों इसको साउथ अफ्रीका को कॉलोनाइज्ड किया गया था और वहाँ जो एक रेशियल सिस्टम था, रेशियल जो पॉलिसी थी वो इम्पोज की गई थी वाइट यूरोपियन के द्वारा। आज हम उसी केस स्टडी को पढ़ेंगे और उस केस स्टडी के थ्रू हम ये जानेंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये केस स्टडी साउथ अफ्रीका के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये इसका डिज़ाइन से क्या लिंक है, स्टडी के थ्रू आप ये जानेंगे कि एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों नीडेड है, वो क्यों रिक्वायर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कैसे, क्यों और कब कैसे किया गया। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये हमने जो केस स्टडी ली है ये साउथ अफ्रीका की है। तो आप देखिए कि ये जो इम्पोज की गई थी पॉलिसी, ये एक रेशियल पॉलिसी है जो कहाँ पर साउथ अफ्रीका में इम्पोज की गई थी वाइट यूरोपियन के द्वारा। तो इस पॉलिसी का नेम है अपार्थाइड। क्या नाम है? अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है? द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड ill treatment of blacks followed by the government of South Africa between 1948 and 1989. इस ड्यूरेशन में यहाँ पर एक पॉलिसी थी जो इम्पोज की गई थी। यहाँ सब कुछ सेग्रीगेट कर दिया गया था ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में। ऑपरेशन फॉर ब्लैक्स, ये सिस्टम किसके लिए था? ये ब्लैक्स के लिए था। उनको वाइड एरियाज़ में जाने के लिए, वाइड एरियाज़ यानी कि जहाँ पर कौन रहते थे? ये यूरोपियन वाइट जो रहते थे। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे इंडिया को ऑक्यूपाइड कर लिया था इन्होंने, ऐसे ही साउथ अफ्रीका को भी आर्मर फोर्स के कारण इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया था। लेकिन इंडिया में इतने वाइट्स नहीं थे जितने कि लार्ज नंबर ऑफ ये वाइट्स जो थे साउथ अफ्रीका में सेटल्ड हो गए थे और वहाँ के लोकल रूलर भी बन गए थे। तो ये जो सिस्टम इन्होंने इम्पोज किया था, ये लोगों को लेबल्ड करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए था उनके स्किन कलर के बेस पर। तो वहाँ के जो नेटिव पीपल थे वो या तो ब्लैक थे या कलर्ड यानी कि जो मिक्स्ड कलर होता है, जस्ट वी हैव। तो इनको सेग्रीगेट किया गया था किसके द्वारा? यानी कि कलर्ड पीपल जो थे वो ज़्यादातर माइग्रेटेड थे। कहाँ से? इंडिया से। तो द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर, यानी कि वो उनको बहुत अजीब तरीके से देखा करते थे, है ना? और द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, और इन नॉन वाइट्स के पास जो थे वो वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज़ ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट, अगर उनको परमिशन है तभी वो वाइट एरियाज़ में वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। उनकी ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सभी उनके लिए, ब्लैक्स और वाइट्स के लिए सेपरेटेड थे। एंड ब्लैक्स कुड नॉट विजिट द चर्च वेयर द वाइट वर्शिप, जहाँ पे जो वाइट लोग पूजा के लिए यानी कि वर्शिप के लिए जाया करते थे, तो वहाँ पर इनको ब्लैक्स को परमिशन नहीं थी जाने की। ब्लैक्स कुड नॉट
फॉर्म एसोसिएशंस, ये जो इनके साथ टेरिबल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, संगठन नहीं बना सकते थे। इस पिक्चर में भी आपको दिखाया गया कहते हैं इजीली कि किस तरीके का सेग्रीगेशन था उनके साथ। लेकिन क्या होता है कि 1950 में, है ना, 1950 में द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। इस सिस्टम के खिलाफ ये इंडियन और जो अफ्रीकन थे वो एक हो गए और उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने मार्चेस और स्ट्राइक्स भी लॉन्च की। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि नाम क्या है आप देख सकते हैं, आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं, मार्क कर लीजिए, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज ANC, वॉज एन एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी जो ग्रुप्स थे वो यूनिफाइड हो गए थे इस पॉलिसी को, जो सेग्रीगेशन की जो पॉलिसी थी इसका विरोध करने के लिए, है ना। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। और जो लोग ये समझते थे, यानी कि जो वाइट्स थे, लेकिन वो इसको जो पॉलिसी है इसको रियली गलत समझते थे। वो जानते थे कि अफ्रीकन के साथ जो है ये रॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो वो जो सेंसिटिव वाइट्स थे वो उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया था। और बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे, सेवरल कंट्रीज़ डिनाउंस्ड, उन्होंने भी इसकी एक तरीके से निंदा की, इसको गलत ठहराया, अन्यायपूर्ण ठहराया, है ना, इस रेशियल सिस्टम को। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू, लेकिन इसके बावजूद भी जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, यानी कि जो वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट जो लोकल रूलर बन चुकी थी अफ्रीका में, है ना, वो उसने लगातार लोगों को जेल में डालना, टॉर्चर करना, मारना, ये कलर्ड और ब्लैक्स को ये कंटिन्यू रखा था। तो अब इस पूरे में चैप्टर में रोल ऑफ नेल्सन मंडेला क्या है, नेल्सन मंडेला कौन थे और इनका क्या रोल था। तो नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही फॉट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी नोन एज द अपार्थाइड अंडर द बैनर ऑफ द ANC, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे नहीं, बट द आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ अफ्रीका, और जब अफ्रीका इंडिपेंडेंट हो चुका था उसके बाद ये वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो इन्होंने क्या किया था, आपने देखा होगा कि एक स्पीच दी हुई है ना, तो यहाँ पर हम उसको स्किप नहीं कर रहे हैं। आप देखिए उस स्पीच में क्या लिखा हुआ है कि आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, है ना, मैं किसके खिलाफ ये लड़ते हैं, वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़े। आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन, वो ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़े। एंड आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर। वो कैसी कामना करते हैं कि ऐसे आइडियल डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी जिसमें कि सभी लोग जो है एक साथ हार्मनी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, ऐसी कंट्री की कामना करते हैं। एंड इट इज़ एन आइडियल, और यही जो आदर्श है जिसके लिए वो उम्मीद करते हैं, जिसकी कामना करते हैं, जिसकी होप करते हैं और उसको पाने के लिए ही जीना चाहते हैं, ठीक है, उसको पाना भी चाहते हैं। बट इफ़ नीड्स भी, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो इस आदर्श के लिए वो मरने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी उन्होंने स्पीच दी है। स्टार्टिंग में देखिए तो ये स्पीच जो है नेल्सन मंडेला की है। यहाँ पर हमने अपार्थाइड का जो सेग्रीगेशन है उसको समझाने के लिए आपको पहले स्टार्ट कर दिया है। तो ये स्पीच आपके स्टार्टिंग में गिवन है, आप देखिए, बीइंग ट्राइड फॉर प्रिजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन, यानी कि यहाँ पर इनको क्या कर दिया गया था, ये और इनके जो दूसरे साथी थे ये सभी को 1964 में जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम जो था उसका विरोध किया था। और इनको 28 ईयर्स के लिए, है ना, यहाँ पर जेल में डाल दिया गया था, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने किस तरीके से फाइट की। उन्होंने ANC के अंडर अपार्थाइड का विरोध किया, 20 है ना। तो जब उनके फेवरेबल एटमॉस्फेयर हुआ एक्टिविटीज़ से, ANC की एक्टिविटीज़ से, तो उनको रिलीज़ कर दिया।
यानी कि यहाँ पर जो विरोध हुआ है ना एएनसी में, आप देखेंगे पेज नंबर 42 पर भी गिवन है कि एएनसी ने जो बहुत ज़्यादा विरोध किए थे। एएनसी क्या है, एएनसी में तो बहुत सारे जो यूनियन कस्टम्स और बहुत सारे लोग जो थे इसमें शामिल थे, जो किसका विरोध कर रहे थे, अपार्थाइड का विरोध कर रहे थे। तो ये जो प्रोटेस्ट स्ट्रगल जो था अपार्थाइड के खिलाफ, ये जब बढ़ता गया तो गवर्नमेंट ने जो ब्लैक्स को रिप्रेशन जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने देखा कि अब वो ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे ब्लैक्स को, और उन्होंने वाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसी, और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ जो थी डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज थे वो उन्होंने रिपील कर दिए, वो उन्होंने संशोधित कर दिए। एंड बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़, और जो भी बैन लगा हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, एसोसिएशंस पर, है ना, मीडिया पर, वो सभी जो थे वो उन्होंने हटा दिए। यानी कि अब उनको छूट मिल गई थी बनाने की, और वो जो बैन थे वो उनको हटा दिए गए थे। और इस तरीके से नेल्सन मंडेला को 28 ईयर्स के बाद क्या कर दिया गया, एज अ फ्री मैन रिलीज़ कर दिया गया। और फाइनली ये सब विरोध के बाद फाइनली एट मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, इसकी डेट एक बार फिर से आप अपने पास मेंशन कर लीजिए कि साउथ अफ्रीका जो है कब रिलीज़ हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ है, 26 अप्रैल 1994 को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ Africa was unfurled, making the newly born democracy in the world. The apartheid government came to the end, और apartheid government जो थी उसका अंत था, और इस तरीके से जो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का रास्ता क्लियर हुआ, रास्ता तैयार करने के लिए। तो आप देखेंगे, देखिए आफ्टर द एमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जब ये एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जब साउथ अफ्रीका उभर के आया, जब ये आज़ाद हुआ, तो जो ब्लैक लीडर्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि अपने जो साथी लोग थे, अपने जो साथी जो ब्लैक थे, उनसे उसने अपील की, उन लीडर्स ने अपील की कि वो माफ़ कर दें, वाइट्स को माफ़ कर दें, कि जो एरिस्टोक्रेसीज़ ने उनके साथ जो गलत किया है ना, वो जब पावर में थे तब, उसके लिए वो उनको माफ़ कर दें। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड, अब वो क्या, उन्होंने क्या करने का कहा कि भाई एक ऐसा नया कंट्री बनने दें जो किसके ऊपर बेस्ड हो, इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड हो, यानी कि सभी रेस, चाहे वो वाइट हैं या ब्लैक हैं, मैन है, विमेन है ना, तो किसी के भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स सभी को मिलें, इस तरीके का इन्हें दें। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग, यानी कि एक ऐसी पार्टी, यानी कि जो क्या कर रही थी, आपने देखा था, हम कर रहे हैं कि क्लीन कर रहे थे, और एक पार्टी यानी कि लोगों को टेरिबल वे में ट्रीट कर रहे थे, और एक पार्टी ऐसी यानी कि जो अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तो दोनों ही साथ में बैठ सके, दोनों साथ में बैठे और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, है ना। तो ये वाकई में अपने आप में एक आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल दिया साउथ अफ्रीका में, कि कोई रेसिज्म नहीं, चाहे जिसने ऑप्रेस किया, चाहे जो ऑप्रेस हुए, है ना, वो सभी अब साथ में बैठ के किसी के भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं होना चाहिए था। तो इसमें दोनों साथ में बैठ के एक कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करने लगे। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 साल के डिस्कशन डिबेट के बाद, दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उभर के आया, द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स, यानी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसने कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव राइट्स दिए, किसको, जो भी कंट्री में थे, है ना, राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री जो है, उन सबसे ज़्यादा उसने जो राइट्स दिए अपने सिटीजन्स को। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट सर्च फॉर अ सॉल्यूशन,
यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे कि वो सॉल्यूशन सर्च करेंगे तो प्रॉब्लम्स का। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, किसी को भी बुरा मानकर व्यवहार नहीं किया जाएगा। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर क्या है, इन्फीरियरिटी समझने लगी थी कि भाई अब ये अगर ब्लैक्स पावर में आ गए हैं तो ये हमारे जो प्रिविलेजेस हैं उनको हमसे छीन लेंगे, हमारे जो राइट्स हैं उनको हमसे ले लेंगे। अच्छा, इधर ब्लैक्स के अंदर ये डर था कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि हमें दोबारा से रिप्रेस किया जाए अगर ये वाइट्स पावर में रहे तो यहाँ दोनों ने एक दूसरे की जो एग्जिस्टेंस थी उसको समझा और यहाँ पर दोनों ने ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि दोनों के ही अंदर इन्फिनिटी थी। एंड वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, और जो भी वो पास्ट में हो चुका है वो सबको भूल कर वहाँ पर हर जो अवेलेबल है व्यक्ति वो विदाउट एनी रेस है ना, तो वो उसका पार्ट बनेंगे। अब देखेंगे कि जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पूरे संसार में डेमोक्रेटिक्स को इंस्पायर किया। स्टेट डिनाउंस्ड बाय एंटायर वर्ल्ड till recently is the most and democratic one, is now seen as the model of democracy, and what made is change possible for the determination of the people of South Africa। मीन कि आप देखेंगे कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पूरे वर्ल्ड में जिसको कि डिनाउंस किया जाता था है ना रिसेंटली, अब सबसे क्या बन गया, फेवरेबल डेमोक्रेटिक, मोस्ट एंड डेमोक्रेटिक इज नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पे देखा जाने लगा है ना। और ये जो काम था जो साउथ अफ्रीका में साथ जो लोग रह रहे हैं है ना, एंड उसमें जो उनका डिटर्मिनेशन है साथ में काम करने का, और पुराने जो इनके जो कड़वे अनुभव रहे हैं यानी कि एक्सपीरियंस जो उनका रहा है बेटर, उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, किससे जोड़ दिया, उनका रेनबो नेशन से जोड़ दिया है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे जो नेल्सन मंडेला ने बातें कही हैं कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो हिस्ट्री है ना, और इसका जो फ्यूचर है वो किस तरीके से दोनों को साथ में करने की उन्होंने बात कही है कि The Constitution of South Africa speaks both the past and the future. On the one hand, एक तरफ तो क्या है, it is Solomon Pact in which we as South Africans, यानी कि एक तरफ तो वो क्या है कि ये एक जो पैक्ट है, समझौता है पवित्र, कि जो साउथ अफ्रीकन है के रूप में हम एक दूसरे से, यानी कि वो क्या करते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटेशन और ऑफ आर रेसिस्ट। वो जो इस तरीके का जो रेसिस्ट रहा वहाँ पे उसका ये रिपीटेशन की परमिशन नहीं देते हैं, ब्रूचल और रिप्रेसिव पास्ट की परमिशन नहीं देते हैं। बट इट इज़ मोर देन दैट, लेकिन सबसे भी ज़्यादा क्या है कि इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू अ वन विच ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल द पीपल। यानी कि यहाँ पर ये किस में परिवर्तित हो चुका है इनका कंट्री, कि यहाँ पर जो इनका कंट्री है वो क्या कहता है कि अब यहाँ पर ये घोषणा करता है कि अ कंट्री विच इज़ द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस ब्लैक्स एंड वाइट विमेन एंड मैन। तो यहाँ पर ये क्या घोषणा भी है इसकी साथ में कि चाहे वो कोई भी हो है ना, ये देश जो है वो किसका है, वो सभी का है, वो सभी आपस में क्या है इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। चाहे यानी कि वो ये भी कहते हैं कि जो इस तरीके का रेसिज्म रहा, जो इस तरीके की क्रूअल ब्रूचल किलिंग रही, ट्रीटमेंट रहा, वो सबको दोहराने तो नहीं देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर वो क्या करते हैं कि वहाँ वो सभी के लिए, चाहे वो वाइट है चाहे वो ब्लैक है, वो सभी के लिए यहाँ पर क्या है कि एक ऐसे हार्मोनियस कंट्री के बारे में बात करते हैं जो कि सभी का कंट्री है, वो एक ऐसे कंट्री के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम
पढ़ेंगे वो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस जो केस स्टडी है इसके थ्रू आपने देखा कि हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। कि देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं है तो कोई भी रूलिंग पार्टी जो है अपनी मनमानी करेगी। उसको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि कोई भी रूलिंग पार्टी हो लेकिन उनको चेंज न कर सके, है ना। तो ऐसे वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको श्योरिटी मिल सके कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो ये जो सेट ऑफ रिटन रूल्स हैं यही कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका में वो जो ड्राफ्ट किया गया इससे लोगों को श्योरिटी मिली। और वो जो कंट्री है वो अब क्योंकि जो ऑप्रेस करने वाले हैं वो भी और ऑप्रेसिव जो थे वो भी ऑप्रेस जो हुए थे वो भी, ये सभी एक साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ में रह पाए। ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो एक आइडियल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में रहा। तो अब जो नेक्स्ट है कि एक्चुअली हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, तो वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वॉच इन द नेक्स्ट वीडियो।